शहर के एक साधारण से इलाके में रहने वाली मीरा का परिवार पिछले कई महीने से आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उसके पिता की छोटी सी दुकान बंद हो चुकी थी और कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। तभी मीरा की जिंदगी में दस्तक दी आर्यन ने। आर्यन शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा होने का दावा करता था। जब वह मीरा से मिलता, अपनी महंगी गाड़ियों, बड़े बड़े बंगलों और करोड़ों के व्यापार की बातें करता। मीरा, जो अपने परिवार को गरीबी के दलदल से बाहर निकालना चाहती थी, आर्यन की इन बातों में आने लगी। उसे लगा कि भगवान ने उसकी सुन ली और उनकी आर्यन उसके परिवार के लिए एक मसीहा बनकर आया है। आर्यन ने बहुत ही सातिराना तरीके से मीरा के माता पिता का भरोसा जीत लिया। उसने वादा किया कि शादी के तुरंत बाद वह मीरा के पिता का सारा कर्ज उतार देगा और उन्हें एक नया बिजनेस शुरू करवा देगा। लालच और मजबूरी के वश में होकर मीरा ने आर्यन से शादी के लिए हाँ कह दी। शादी का दिन आया। आर्यन ने शहर के सबसे महंगे होटल में शादी का आयोजन किया। मीरा को लगा कि उसकी जिंदगी अब एक राजकुमारी जैसी होने वाली है। विदाई के वक्त उसकी आंखों में आंसू तो थे, पर मन में एक ऐसी उम्मीद थी कि अब उसके परिवार के दुख भरे दिन खत्म होंगे। लेकिन जैसे ही विदाई के बाद गाड़ी शहर के चकाचौंध को छोड़कर एक सुनसान और अंधेरे रास्ते की ओर मुड़ी, मीरा के दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी। उसने आर्यन से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारा बंगला तो शहर के बीचों बीच था ना? आर्यन ने चेहरे पर जो शालीनता मुस्कान थी, वह अचानक एक ठंडी और डरावनी हंसी में बदल गई। उसने मीरा की ओर देखा और कहा, चुपचाप बैठी रहो मीरा, अब तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होने वाली है, जहाँ कोई नियम नहीं, सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। गाड़ी एक पुराने और डरावने खंडहर जैसे घर के सामने रुकी। मीरा सुन रह गई। कहाँ गया वह करोड़ों का बंगला? कहाँ गए वो वादे? तभी गाड़ी से दो और नकाबपोश आदमी बाहर निकले और उन्होंने आर्यन को सर कहकर सलाम किया। मीरा को एहसास हुआ कि वह किसी अमीर खानदान की बहू नहीं बनी है, बल्कि वह एक बहुत बड़े झूठे रिश्ते के जाल में फंस चुकी है। आर्यन कोई बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक खतरनाक गिरोह का सरगना था, जिसने मीरा का इस्तेमाल सिर्फ अपने किसी काले मकसद के लिए किया था। मीरा उस अंधेरे कमरे में कैद थी, जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। अब उसे समझ आया कि चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती। उस पुराने खंडहर जैसे घर के ठंडे फर्श पर मीरा बैठी कांप रही थी। बाहर बारिश का शोर था और अंदर आर्यन की डरावनी खामोशी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और आर्यन अंदर आया, लेकिन उसके हाथ में अब महंगे फूलों का गुलदस्ता नहीं, बल्कि एक भारी लोहे की बेल्ट थी। उसने मीरा के बालों को बेरहमी से पकड़ा और उसे घसीटते हुए एक तहखाने की ओर ले गया। मीरा चिल्लाती रही, आर्यन, ये क्या पागलपन है? मेरे पिता का कर्ज, वो बंगला, सब झूठ था। आर्यन जोर से हंसा। उसकी हंसी में पागलपन था। उसने एक भारी तिजोरी की ओर इशारा किया जो दीवार में धंसी हुई थी। उसने कहा, मीरा, तुम्हारे पिता का कर्ज उतारना नहीं, बल्कि उन्हें और बर्बाद करने के लिए मैंने तुमसे शादी की है। तुम्हारे पिता ने 20 साल पहले मेरे पिता के साथ गद्दारी की थी, जिसकी वजह से मेरा परिवार सड़क पर आ गया था। ये शादी सिर्फ एक झूठा रिश्ता है, मेरे बदले लेने का जरिया। मीरा शून्य रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सीधे साधे पिता ने ऐसा क्यों किया होगा। आर्यन ने उसे एक पुराना कागजात दिखाया। वो उसके पिता की दुकान के असली कागजात थे, जिन्हें आर्यन ने धोखे से वसीयत बताकर शादी के कागजों के साथ मीरा के पिता से साइन करवा लिए थे। अब मीरा का परिवार वाकई सड़क पर आ चुका था। तभी वहां के और औरतों की एंट्री होता है। वह थी माया, जो खुद को आर्यन की असली पत्नी बताती है। माया ने मीरा को थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा आर्यन जैसा हैंडसम और अमीर लड़का तुम जैसी मामूली लड़की से प्यार करेगा? हमें तो बस तुम्हारी उस पुश्तैनी हवेली की चाबी चाहिए थी, जिसका रास्ता सिर्फ तुम्हें पता है। मीरा को अब एहसास हुआ कि ये सिर्फ बदला नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी लूट की साजिश है। उसे एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो जंजीरों से जकड़ा हुआ था। अंधेरे में जब मीरा ने उसका चेहरा देखा तो उसकी चीखें निकल गई। वो कोई और नहीं बल्कि शहर का वो मशहूर वकील था, जो 1 महीने से गायब था। उस वकील ने कांपते हुए मीरा को बताया, बेटी, आर्यन कोई इंसान नहीं, शैतान है। ये लड़कियों को शादी के झांसे में फंसाकर उनके परिवार को लूटता है और फिर उन्हें गायब कर देता है। तुम इस घर में जिंदा बाहर नहीं जा पाओगी अगर तुमने हिम्मत नहीं दिखाई। मीरा की आंखों में अब आंसू सूख चुके थे और उनकी जगह प्रतिशोध की आग जल रही थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस झूठे रिश्ते की बलि नहीं
नहीं चढ़ेगी बल्कि इस शैतान के साम्राज्य को मिट्टी में मिला देगी। आर्यन कमरे में वापस आता है और मीरा के गले पर चाकू रखते हुए कहता है, कल सुबह तक मुझे उस हवेली के गुप्त तहखाने का पता चाहिए, वरना कल की सुबह तुम नहीं देख पाओगी। आर्यन के हाथ में चमकता हुआ चाकू मीरा के गर्दन को छू रहा था। उसकी आंखों में वह दरिंदगी थी जो किसी का भी कलेजा कपा दे। लेकिन मीरा, जो कल तक एक डरी हुई लड़की थी, आज उसकी आंखों में मौत का खौफ नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसने आर्यन की आंखों में आंखें डालकर कहा, ठीक है आर्यन, मैं तुम्हें उस हवेली के गुप्त तहखाने का पता बता दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे पिता को यहाँ लाना होगा। मैं चाहती हूँ कि वो अपनी आंखों से देखे कि उनकी लाडली बेटी ने उनके लिए क्या सौदा किया है। आर्यन और माया आपस में मुस्कुराए। उन्हें लगा कि मीरा टूट गई है। उन्होंने सोचा कि एक बार हवेली का खजाना हाथ लग जाए फिर वो पूरे परिवार को रास्ते से हटा देंगे। आर्यन ने तुरंत मीरा के पिता को अगवा करने के लिए अपने गुंडे को भेज दिया। उधर मीरा को वापस कल उस कोठरी में फेंक दिया गया। वहाँ उसने जंजीरों में जकड़े उस बूढ़े वकील को धीरे से पुकारा। मीरा ने अपनी चूड़ी से एक नुकीली टुकड़ा निकाला और उस वकील की बेड़िया खोलने की कोशिश करने लगी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, चाचा, अगर हमें बचना है तो आज रात ही कुछ करना होगा। आर्यन को लगता है कि मैं उस हवेली में ले जाऊंगी, लेकिन मैं उसे उसकी कब्र तक ले जाऊंगी। रात के तीसरे पहर आर्यन के गुंडे मीरा के बूढ़े और बीमार पिता को घसीटते हुए वहां लेकर आए। पिता की हालत देखकर मीरा का कलेजा फट गया, लेकिन अब उसने अपने आंसू को रोक लिया। पिता ने सिसकते हुए कहा, बेटी, मुझे माफ कर देना, मैं अपनी गरीबी के चक्कर में तुम्हें इस नरक में धकेल बैठा। मीरा ने अपने पिता का हाथ थामा और आर्यन से कहा, चलो अब वक्त आ गया है। आर्यन, माया और उनके नकाबपोश आदमी मीरा को लेकर शहर से दूर उस पुरानी पुश्तैनी हवेली की ओर निकले। हवेली घने जंगलों के बीच एक वीरान टीले पर खड़ी थी। जैसे ही वो हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचे, चारों ओर अजीब सा सन्नाटा पसर गया। मीरा उन्हें हवेली के सबसे निचले तल एक अंधेरी और ठंडी गुफा जैसी जगह पर ले गई। वहां एक विशाल लोहे का दरवाजा था जिस पर 3 भारी ताले लटके थे। आर्यन की आंखें चमक उठी। उसने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाली और मीरा पर तान दी। खोलो इसे अभी। मीरा ने कांपते हाथों से ताला खोला। जैसे ही भारी दरवाजा पीछे से हटा, अंदर से सोने की चमक नहीं बल्कि एक अजीब सी तीखी गंध आई। आर्यन पागल की तरह अंदर भागा, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचा, मीरा ने बिजली की तेज रफ्तार से भारी दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अंदर से आर्यन की चीख सुनाई दी। दरवाजा पारदर्शी कांच का एक हिस्सा रखता था, जिससे मीरा ने देखा कि अंदर कोई खजाना नहीं था बल्कि वो एक गैस चैम्बर जैसा कमरा था जिसे सालों पहले उसके पूर्वजों ने आत्मरक्षा के लिए बनवाया था। मीरा ने बाहर लगे लीवर को खींच दिया। आर्यन अंदर फंसा हुआ कांच पीट रहा था और माया बाहर खड़ी कांप रही थी। मीरा ने गरजते हुए कहा, रिश्ता झूठा था आर्यन, लेकिन मौत सच्ची होगी। भारी लोहे के दरवाजे के पीछे फंसा आर्यन पागलों की तरह कांच पीट रहा था। बाहर मीरा के हाथ लीवर पर थे। माया ने अपनी बंदूक मीरा पर तानी। लीवर वापस कर मीरा, वरना मैं तेरे बाप को यही मार दूंगी। मीरा के पिता जमीन पर गिरे हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए गर्व था। पिता चिल्लाए, बेटी, मेरी फिक्र मत करो, इस राक्षस को मत छोड़ना, वरना ये जाने कितनी और लड़कियों की जिंदगी उजाड़ देगा। तभी अचानक हवेली के चारों ओर नीली और लाल बत्तियां चमक उठी। सायरन की आवाज गूंजने लगी। मीरा ने ठंडी मुस्कान के साथ माया की ओर देखा। तुम्हें क्या लगा माया, मैं अकेली यहाँ आई हूँ? वो बूढ़ा वकील जिसे तुमने कैद किया था, वो शहर का सबसे बड़ा रिटायर्ड जज है। जब तुम मेरे पिता को लाने गए थे, मैंने उसे आजाद कर दिया था और उसने पुलिस को सारा लोकेशन भेज दिया था। माया के हाथ से बंदूक गिर गई। पुलिस की एक टुकड़ी अंदर आई और माया को दबोच लिया। मीरा ने लीवर को धीरे से वापस किया और पुलिस ने आर्यन को उस चैम्बर से बाहर निकालकर हथकड़ियां पहना दी। आर्यन का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसका सारा अमीर बिजनेसमैन वाला मुखौटा उतर चुका था। इंस्पेक्टर ने मीरा के पास आकर कहा, शाबाश मीरा, तुमने न केवल खुद को बचाया बल्कि इस इंटरनेशनल मानव तस्करी और धोखाधड़ी के गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। आर्यन और माया पर 50 से ज्यादा केस दर्ज है। अगले दिन की सुबह एक नई उम्मीद लेकर आई। मीरा के पिता की दुकान की असली कागजात पुलिस ने बरामद कर लिए थे। आर्यन की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उस सरकारी खजाने से उन सभी परिवार को मुआवजा दिया गया जिन्हें आर्यन ने लूटा था। मीरा अपने पिता का हाथ थामे अपनी छोटी सी दुकान के सामने खड़ी थी। उसने उन महंगे कपड़े और गहने को उतार फेंका था जो आर्यन ने उसे झूठे रिश्ते की आड़ में दिए थे। उसने अब एक साधारण सूती साड़ी पहनी थी जिसमें वह पहले से कई ज्यादा स्वाभिमानी और सुंदर लग रही थी। मीरा ने दुकान का शटर उठाया और बोर्ड की धूल साफ की जिस पर लिखा था, मेहनत की कमाई। उसने कैमरे की ओर देखते हुए एक गहरी बात कही, चमकती हुई हर चीज सोना नहीं होती और हर रिश्ते को
का वादा करे वो सच्चा नहीं होता। रिश्ता वही है जो मुश्किलों में साथ दे, हाथ थामे, गला ना दबाए। दुनिया की चमक धमक और झूठे वादों के पीछे मत भागिए, क्योंकि अक्सर सबसे खूबसूरत दिखने वाले जाल ही सबसे ज़्यादा दर्द देते हैं। रिश्ता वही सच्चा है जो आपकी सादगी का सम्मान करे, न कि आपकी मजबूरी का फायदा उठाए। याद रखिए, धोखे की बुनियाद पर खड़ा महल एक न एक दिन मिट्टी में मिल जाता है, पर सच्चाई और मेहनत की झोपड़ी हमेशा सुरक्षित रहती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।